देखो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटिया का पार्ट 2। तो कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रावती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाता। तुम्हारी बस वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियां को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लें में देखेगा, शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो हम जानते थे कि ये जो गंगा, यमुना, सिंधु ये सब क्या है? हिमालय की बेटियां हैं। और ये सब नदियों की स्वामी कौन है? हस्बैंड कौन है? समुद्र। तो अब हम देखेंगे जो नदियां वो उछल पुछल कर अपने माँ वहां पर कूद कर अपने क्या बोलते हैं, शोर शराबा मचाते हैं। फिर वो कैसे नदियां जो समतल में आकर धीरे शांत हो जाती है, और वो मानो कैसे बेरहमी से वो दौड़ते हैं। कहाँ पर? किसको मिलने के लिए? वो दौड़ते हैं समुद्र को मिलने के लिए। ठीक है, एक्साइटमेंट में हो जाते हैं समुद्रियों को मिलने के लिए। तो अब हम देखें कालिदास। कालिदास आप जानते हो, एक बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध विख्यात कवि हैं कि विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। जो ये विरही, इसका मतलब है कि आप किसको याद कर रहे हो। तो यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वो जो एक यक्ष था वो मेघदूत से कहा कि बेत्रावती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना है। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो यक्ष ने बोला था, किसको? मेघदूत को। यक्ष ने बोला था कि बेत्रवती नदी को में प्रेम का प्रतिदान करने मुझे जाना है, यानी कि यक्ष को जाना है। इसलिए बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने के लिए तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। तो जो प्रेयसी है, जो प्रेयसी पाकर प्रसन्न होगी, प्रेयसी प्रिया। तो वह यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई। तो जैसे मानो ये है प्रेयसी, इसका मतलब है कि जिसे आप प्यार करते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो चंचल नदियां हैं उसे देखकर मुझे अचानक याद आ गया कि देखो कि मानो ये कैसे एक्साइटमेंट, कैसे जा रहे हैं, गति कर रहे हैं समुद्र को मिलने के लिए। और सोचा कि शायद इस महाकवि को भी नदियां का सचेतन रूपक पसंद था। इसका मतलब ये है कि इस कालिदास कवि को भी नदियों के बारे में पता था, उनके भाव के बारे में पता था। दरअसल जो भी कोई नदियों को तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहाड़ी घाटियों में देखेगा और समतल आंगनों में देखेगा, तो वो आसानी से कह सकता है वो जुदा जुदा शक्ल में देखेगा, मैदान में जुदा जुदा शक्ल। इसका मतलब है कि पहाड़ी घाटियों में उनका अलग एक रूप है और समतल मैदान में उनका अलग एक रूप है। वो स्थिर रहते हैं पहाड़ी में, वो चंचल होते हैं, बहुत अस्थिर होते हैं। वह उचित नतीजे पर पहुंचेगा। इसका मतलब है कि वो इस रिजल्ट पे, इस मुकाम पर पहुंचेगा कि मानो जैसे नदियों को जो पहाड़ी से निकल रहे हैं, मानो कि ये बेटियां हैं, जो हिमालय की बेटियां हैं, मानो उनके प्रियसी को यानी कि उनके पतिदेव को यानी कि समुद्र को मिलने के लिए बहुत ही बेताब है। तो वो ये कह सकता है, जो भी कोई देखे। वो समतल में जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, मगर जाते हैं। उस नदी का अंत समुद्र में होता है। जैसे हमारे यहाँ ऋषिकुल्य नदी है, बहता है, वो कहाँ पर वो किस समुद्र में मिला है? हस्बैंड के पास कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि आप बोल सकते हो जो गंजा हुमा। हैव यू हियर दैट? गंजा हुमा
वहां पर है उसका मुहान है, जो नदी और समुद्र का मिलन होता है, उस जगह को कहते हैं मुहान। तो हुमा हुमा में है। अगर आप जाओ बे ऑफ बंगाल बंगोपसागर में मिले, वो जो हुमा गंगा दिख रहे हैं वो बंगोपसागर का ही पार्ट, ठीक है। तो कालेलकर ये ने नदियों को लोक माता भेज रहा है। काका कालेलकर, काका एक नाम है जो कालेलकर, वो उसने नदियों को वो कहता है लोक माता, ये नदियां लोक माता है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। इसका मतलब है कि माँ भी कभी बेटी थी, जैसे सास भी कभी बहू थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सॉरी। तो ये जैसे बोलते हैं वैसे ही माँ भी कभी एक बेटी होती है। तो ये जो अब थोड़ा आगे चलिए, तो इसका मतलब ये है कि तो जो ये माँ हम जो कभी हैं काका कालेलकर, वो बुलाते हैं जो नदी को लोक माता कहते हैं। तो मास बनने से पहले वो एक बेटियां थी, हिमालय की बेटियां की तरह थी। तो आप इसका मतलब है कि आप अगर हम नदी को माता मान रहे हैं, ठीक है, मगर आप हम जो नदी को बेटी भी अपना मान सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। हो और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर इस प्रेयसी का भावना करे तो कैसा रहेगा। अगर इसको ये नदी को अपने प्रेयसी माने, इसके मतलब नदी को अपने प्यार मानेंगे तो कैसा रहेगा। जैसे कि समुद्र मानता है, ममता का एक और ही धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते। तो इसका मतलब है कि जो हम ममता तो है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम स्नेह करते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो इसका मतलब है कि ममता के लिए हम कोई भी, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए हम कोई भी रूप दे सकते हैं इन नदियों को। कभी हम माता बुला सकते हैं, कभी हम बेटी बुला सकते हैं, कभी हम प्रिया बुला सकते हैं, और कभी हम बहन के स्थान भी दे सकते हैं। बहन के स्थान बहुत सारे कवियों ने दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई बहन बुलाने की। छीलिंग तिब्बत की बात है, यहाँ पर जो तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबियत ढीली थी। मन उचट गया था, मतलब मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, अशांत लग रहा था, तबियत भी ढीली थी, तबियत भी थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक नहीं था। सतलज के किनारे जाकर मैं बैठ गया। सतलज एक नदी है, दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। इसके मतलब अब आप अगर कभी भी अगर नदी में जाते हो, तो अगर आपका मन बेचैन है तो क्या आप क्या करते हो, तो नदी में अपने पाँव उड़ा कर रखते हो, डुबा कर। पाँव डुबा कर रखते हो, तो थोड़े ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। इसका मतलब है कि जो नदी के स्रोत में मुझे असर डाला, मुझे प्रभावित किया। कैसे? तन और मन ताजा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने, तो तन और मन में ज्यादा अच्छा लगा, मुझे ताजा भी हो गया, तो मैंने ये गुनगुनाया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा तुम्हारी। इसका मतलब है कि जो मेरा मन जो हटा हुआ था, जो गुम हो चुका था, वो अब मुदित हुआ। मुदित यानी जो खुशी हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तो इसका मतलब है कि मैं तुम पर जाऊं। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी वंदना करूं। तुम बेटी, यह बाप हिमालय, तुम एक बेटी हो किसके, हमारे बाप हिमालय। क्या मतलब, ठीक है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जो हिमालय है वो चुपचाप है और चिंतित भी है। क्यों? क्योंकि इन बेटियों के शरारत की वजह से, हरकत की वजह से। प्रकृति नदी के प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जो प्रकृति का एक आप पर एक ड्राइंग शीट ले, अगर आप प्रकृति को एक ड्राइंग शीट मानोगे, तो उस ड्राइंग शीट में एक हिमालय है, एक अनुपम चित्र। प्रकृति की रूपी जो ड्राइंग शीट में हिमालय का चित्र एक अनुपम है, आप ये मान सकते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जो तुलना किया गया, ठीक है। अब हम देखेंगे नागार्जुन लिखे हैं, नदियों को मां समान मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन रूप में देखते हैं? बहन के रूप में देखते हैं।
बहन, माँ, प्रेयसी, बेटी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की का क्या विशेषता बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। पढ़ो पढ़ो। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रहती है। इसीलिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र को विशेषज्ञ कहा गया है। चिंता पढ़ो। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इसे बेटियों के रूप से देख लें तो क्या हर्ज है? तो काके कल ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में नदी को हम माता बोलते हैं। जैसे कि हमारे पुराण में भी लिखा है कि गंगा मैया है, गंगा माता है, यमुना माता है, क्योंकि वहां पर शिव जाके नहाते थे, अपना किला किला करते थे। तो बचपन से ही हम ये सुनकर आए हैं कि जो नदियां हैं वो माता है। हमारे पुराणों में, इतिहास में भी ये बताया गया है। इसलिए कवि ने भी उनको नदियों को लोक माता कहते हैं। फिर हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? पर्वतराज हिमालयों के और नदियों के और समुद्र के और कुछ छोटे छोटे नदी। फिर उसके बाद हम देखेंगे लेख से आगे। ये पर आपको ये यहाँ पर कोई ज्यादा आपको लिखने के लिए एग्जाम में आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। फिर आप हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। अनुमान, अनुमान और कल्पना ये भी आपको नहीं आएगा एग्जाम में। भाषा की बात अब देखें। अपने बात कहते हुए लेखक ने उनके अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसा तुलना भी इससे अर्थ अधिक स्पष्ट और सुंदर बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे मानो संभ्रांत महिला की भांति वो प्रतीत होती थी। वो जैसे मानो वो जो प्रतीत होती थी जैसे संभ्रांत महिला की तरह। माँ और दादी और मौसी मामी की गोदी की तरह उसकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो तुलनात्मक प्रयोग निकालकर आप कक्षा में सुनाएंगे और अपना प्रयोग, अपने जो एकदम फुल सेंटेंस आप अपने नोट में लिखोगे, कॉपी में लिखोगे। ठीक है, आप लिख सकते हो। जैसे मानो सीता जी के मुख चंद्रमा के समान थी। और बताओ कुछ कल्पना की बातें। सीता माता हमारी सोच से भी ज्यादा गुणवती और सुंदर है। और जैसा कुछ कल्पना की बातें, तुलना की बात आप बता सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइंग सीट के रूप में जो मैंने जो भी बात बताई, ठीक है, आप बता सकते हो। आप कुछ बात और कुछ वाक्य बता सकते हो। हनुमान राम जी के भक्त। ये नहीं होगा, तुलना जहां पर होगी। मुझे मानो वो चंदा मामा एक गोल गोल रोटी दिखाई दिया। इसका मतलब है कि जो माने इसका मतलब, तो ये बता सकते हो कि मुझे, या ये आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, मुझे बड़ा भूख लगा था तो मैंने जब चंदा मामा को देखा तो मुझे वो चंदा मामा एक बड़ी रोटी, गोल रोटी की तरह दिखाई दिया। ये आप बता सकते हो। जो चंदा मामा को आप एक गोल रोटी की तरह तुलना किए। तो ऐसे तुलना करके आपको कुछ 5 सेंटेंस लिखना है, 5 वाक्य बताना है। रावण एक दुष्ट राजा था। ये नहीं होगा। चिड़िया ने तारों को अनार रूपी दाने को खा लिया था। चिड़िया चिड़िया जल रूपी मोती को अपने जोश से ले जाती।
और बताओ, ये अनार की दाने को वो तुलना किया है। तो वैसे ही आपको तुलना करना है। जैसे मैंने बताया चंदा मामा को मैंने रोटी की तरह तुलना की, रोटी के साथ। और बताओ, सीता माँ की मुख को मैंने चंदा के साथ। मैं तो 2-3 सेंटेंस हो गए, और 2 सेंटेंस आपको बताना है। के मरने के बाद रावण का गुस्सा लावा जैसा उबलने लगा। हाँ, मेघनाथ के मरने के बाद रावण का गुस्सा लाभा जैसे उगलने लगा। तो जो गुस्सा को लाभा के साथ तुलना किया गया है यहाँ पे, डला। ओ, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है। बताओ, और कौन बता सकता है? शर्मिला की दिमाग की बत्ती ही नहीं जली तो वो रोटी नहीं खाए। दिमाग रूपी बत्ती, इसको मतलब है कि दिमाग को बत्ती के साथ तुलना किया गया है। शर्मिला की दिमाग की बत्ती नहीं जलती जब वो नहीं खाती है। जैसे ये नहीं, आप ये बता सकते हो कि मोटू बोलता है कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो और बताओ, तो इसके मतलब ये है कि दिमाग को बत्ती के साथ तुलना किया गया है। दिमाग रूपी बत्ती, बत्ती को खाने के साथ। ठीक है। मनीषा रावण जैसी बुरी है। ठीक है, रावण। मान। और बताओ, और एक सेंटेंस बताना है। बता सकते हो। गीता कोकिल, गीता कोकिल जैसे गीत गाती है। कौवा नहीं, कोयल। नो, कोकिल, कोकिल, कुको कुको। तो कोयल इसका मतलब है कि जो को इंग्लिश में बोलती है। तो गीता गीता कोयल की तरह गीत गाती है। देखो 2 नंबर, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुओं को भी मानव जीवित उठते हैं। जैसे बताए हैं, जैसे कि परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वो कुछ और रूप में सामने थी। कंधे पर चढ़ा, इसका मतलब है कि वो हिमालय को एक शरीर की तरह कल्पना किए हैं। काका काकेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। आपको ऐसे ही कुछ उदाहरण ढूंढना है जो एक निर्जीव वस्तु है मगर आप उसको सजीव करोगे। ट्राई, कुछ कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक होगा। अगर वो बरसात का पानी मुझे गोलगप्पा का पानी जैसा लगता है। ये तुलना हो गई, ये नहीं होगी। हाँ, सजीव को निर्जीव के साथ, माने सॉरी, निर्जीव को ऐसे बताना है कि मानो वो सजीव है, सजीवन है। मोटू को देखकर समोसा हर वक्त डर जाता है। धरती हमारे सारे कष्ट को सहती है। तो लिखा जाए। आज मैंने गुड़िया देखा जो शर्मिला के मुंह की तरह लगती थी। ठीक है, हो गया। और बताओ। हम मरने के बाद धूल हमें अपने अंदर समा लेती। तो इसका मतलब है कि जो निर्जीव है, जो वस्तुआं हैं, वो भी सजीव लगने लगी। बारिश ऐसा हो रहा था जैसे मानो आज ही आज मेरे पापा का गुस्सा मेरे ऊपर गिर रहा है। नहीं रहा। बारिश ऐसे गिर रही थी मानो जैसे इंद्रदेव स्वयं आकर यहाँ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे। तो 3 नंबर देखते हैं। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसका भेदों से परिचित हुए थे। आज हम देखेंगे विशेषण और विशिष्ट। तो देखियो, मुसलधार वर्षा, सम्राट महिला,
चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल। 4 नंबर वो है ना। तो देखो, सम्रांत महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल। द्वंद्व समास के दोनों होते हैं, जैसे दोनों शब्द का प्रयोग होता है, जैसे राजा और रानी, वो द्वंद्व समास है। राजा और रानी, सीताराम, सीता और राम, राम कृष्ण, सॉरी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो ये जो दोनों बात आप बता सकते हो, ये क्या है? दोनों द्वंद्व समास है। तो आप ये बता कुछ शब्द बता सकते हो? लाभ और खुश, ये तो नाम हो गए। गुड्डा और गुड्डी, गुड्डा गुड्डी। तो ये शब्द मोटा, मोटू पतलू, मोटू और पतलू। छोटा मोटा, नो नो नो, आप ये जो बता रहे हो, जो आपको ये बताना है राजा और रानी, इसका मतलब है कि जो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीताराम, सीता और राम, लव कुश, लव और कुश। तो वैसे ही आपको बताना है, जैसे आप ये कर सकते हैं। आप मैं अगर ये बताऊं तो शिव शक्ति, क्या आप दोनों लिख, ठीक है, आप ये लिख कर लाओ। ठीक है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको याद है तो बताना। 5 नंबर देखेंगे। नदी को उल्टा लिखने के लिए दिन होता है। नदी को उल्टा लिखो तो दिन होगा। तो दिन का मतलब है करीब। तो आपको ऐसे शब्द लिखना है जो उसे उल्टा लिखने से उसका अलग अर्थ होगा। जैसे कि जो, और कुछ संज्ञा भी आपको लिखना है। संज्ञा का नाम भी लिखिए। अगर आपको प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का लाभ भी लिखिए। जैसे कि नदी, नदी, ये है भाववाचक संज्ञा। और बताओ। कलम मलम, ये आपका संज्ञावाचक है। सुख खुश, सुख खुश, ये आपका गुणवाचक होगा, है, ये गुणवाचक संज्ञा होगा। और बताओ। हाँ, खुश, सुख खुश, सुख, साप पासा, ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सांप और पासा, ये भी क्या है? जातिवाचक होगा। अब और कुछ बताओ। पप्पा, पत्ता, तप, ताप, ताप हो सकता है। पत्ता ताप, पत्ता ताप, पत्ता यानी कि पत्ता है, ताप यानी कि जो बीज है, ये हो सकता है। तो 3 और 4 हो गए। और आपको ये होमवर्क है, आप क्या लिखोगे, ठीक है? क्या होगा? ठीक है। अगर आप ये लिखकर आपको लाना है नेक्स्ट क्लास में। सुनो, ये लिखकर आपको लाना है नेक्स्ट क्लास में, और हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिएगा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। कैसी है छोटी है जिंदगी, एंजॉय करो यार। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।